नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल GK GS करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। और इसी टॉपिक से आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? How many chambers are there in the heart of a fish? How many chambers are there in the heart of a fish? मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2। और इसका सही उत्तर होगा 2 यानी 2। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, आलिंद और निलय। रक्त का ऑक्सीजनीकरण गिल्स के माध्यम से होता है। Fishes have only two chambers of the heart, the atrium and the ventricle. The oxygenation of blood happens through the gills. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मछली के हार्ट का 2 ही चैम्बर है जो वेंट्रिकल्स और एट्रिया कहलाता है। और गिल्स जो है उसके माध्यम से यानी उसके ही थ्रू ऑक्सीजनेशन यानी ऑक्सीजनीकरण होता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य में सोडियम रखा जाता है? निम्नलिखित में से किस द्रव्य में सोडियम रखा जाता है? सोडियम इज केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड? निम्नलिखित में से किस द्रव्य में सोडियम रखा जाता है? ऑप्शन से मध, जल, दूध या मिट्टी का तेल, अल्कोहल, वाटर, मिल्क या केरोसिन। और इसका सही उत्तर होगा केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि सोडियम अपनी उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण ऑक्सीजन और नमी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखने से सोडियम ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में नहीं आएगा। Sodium is stored in kerosene because sodium reacts vigorously with oxygen and moisture due to its high reactivity. So, keeping it in kerosene will prevent sodium from coming in contact with oxygen and moisture. सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम अपनी उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण ऑक्सीजन और नमी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है। मतलब वो बहुत ही तेजी से ऑक्सीजन और नमी के साथ रिएक्ट कर जाता है। और इसी रिएक्शन को दूर रखने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में ना आए। सोडियम का जो सिंबल है, केमिकल सिंबल, वो Na है और एटॉमिक नंबर 11 है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और सिल्वरी वाइट कलर में होता है और ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। हमारा अगला सवाल है, किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है? किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है? Which plant has the ability to fix nitrogen? Which plant has the ability to fix nitrogen? किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है? ऑप्शन से जूट और चावल, मक्का और गन्ना, चना और अन्य दालें या उपयुक्त में से कोई नहीं। जूट एंड राइस, मेज एंड शुगर केन, ग्राम एंड अदर पल्सेस या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा ग्राम एंड अदर पल्सेस यानी चना और अन्य दालें। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग पौधों द्वारा सीधे नहीं किया जा सकता है, अतः वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूप मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा बदल दिया जाता है। कुछ पौधों की जड़ों द्वारा भी नाइट्रोजन का रूप बदल जाता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। Atmospheric nitrogen cannot be used by plants directly. So, atmospheric nitrogen's form is changed by bacteria present in soil. The form of nitrogen is also changed by roots of some plants. This process is called nitrogen fixation. Microorganisms transform atmospheric nitrogen into the fixed nitrogen. तो ग्राम एंड अदर पल्सेस यानी चना और अन्य दालें जो हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण
करने की क्षमता रखते हैं अपने पास। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है उसको डायरेक्टली वो उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए वो पहले उसको स्थिर करते हैं, यानी कि उसको फिक्स करते हैं। और हमारा अगला सवाल है, आईवीपी का प्रयोग शरीर के किस भाग को देखने में किया जाता है? आईवीपी का प्रयोग शरीर के किस भाग को देखने में किया जाता है? आईवीपी इज यूज्ड टू व्यू विच पार्ट ऑफ द बॉडी? आईवीपी का प्रयोग शरीर के किस भाग को देखने में किया जाता है? आईवीपी इज यूज्ड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी? ऑप्शन से प्रजनन मार्ग, मस्तिष्क, नेत्रांत्र पथ या मूत्र मार्ग। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ब्रेन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या यूरिनरी ट्रैक्ट। और इसका सही उत्तर होगा यूरिनरी ट्रैक्ट यानी मूत्र मार्ग। आईवीपी यानी कि इंट्रावेनस पाइलोग्राम एक इमेजिंग परीक्षण है जिसका उपयोग गुर्दे और मूत्रवाहिनी को देखने के लिए किया जाता है। मूत्रवाहिनी यानी मूत्र मार्ग संकीर्ण नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है। परीक्षण के दौरान रेडियोलॉजिस्ट हमारी एक नस में कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट करता है। An IVP, intravenous pyelogram, is an imaging test used to look at the kidneys and ureters. The ureters are the narrow tubes that carry urine from the kidney to the bladder. During the test, the radiologist injects a contrast dye into one of our veins. और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इंजेक्शन के थ्रू डाई इंजेक्ट किया जा रहा है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट किया जा रहा है। और इसी से एक एक्सरे लिया जाएगा किडनी का, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट का। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग विकिरण संरक्षण के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड फॉर रेडिएशन प्रोडक्शन? निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग विकिरण संरक्षण के लिए किया जाता है? मतलब यह कि अगर कोई किसी लेबोरेटरी में या किसी ऐसे जगह जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा एमिट हो रहा हो, तो उसको उससे बचने के लिए किस तरह के एलिमेंट को यूज करना चाहिए? ऑप्शन से आर्सेनिक, पारा, लेड या उपयुक्त सभी। आर्सेनिक, मरकरी, लेड या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा लेड। सीसा यानी कि पीबी अपने उच्च परमाणु क्रमांक के कारण गामा किरणें और एक्सरे के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। मतलब सीसा को हम लोग यूज में लाते हैं कि इससे गामा किरण और एक्सरे का प्रभाव कम हो सके। न्यूट्रॉन विकिरण को रोकने के लिए सीसा काफी अप्रभावी है, क्योंकि न्यूट्रॉन अपरिवर्तित रहते हैं और आसानी से घने पदार्थों से गुजर सकते हैं। विकिरण परीक्षण अति आवश्यक है क्योंकि विकिरण परमाणु ऊर्जा सुविधाओं, औद्योगिक या चिकित्सा एक्सरे प्रणालियों, रेडियो आइसोटोप परियोजनाओं, कण त्वरक कार्य और कई अन्य परिस्थितियों में गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। विकिरण परिरक्षण शिनन के सिद्धांत पर आधारित है, जो एक बाधा सामग्री के माध्यम से कणों को अवरुद्ध या उछालकर तरंग या किरण के प्रभाव को कम करने की क्षमता है। आवेशित कणों को अवरोध में इलेक्ट्रॉन के साथ प्रतिक्रियाओं के कारण ऊर्जा खोने से छीन किया जा सकता है, जबकि एक्सरे और गामा विकिरण को फोटो उत्सर्जन, प्रकीर्णन या जोड़ी उत्पादन के माध्यम से छीन किया जा सकता है। Lead is particularly well suited for lessening the effect of gamma rays and X-rays due to its high atomic number. Lead is quite ineffective for blocking neutron radiations, as neutrons are unchanged and can simply pass through dense materials. Radiation shielding is imperative as radiation can be a serious concern in nuclear power facilities, industrial or medical X-ray systems, radioisotope projects, particle accelerated work, and several other circumstances. Radiation shielding is based on the principle of attenuation, which is the ability to reduce a wave's or ray's effect by blocking or bouncing particles through a barrier material. Charged particles may be attenuated by losing energy to reactions with electrons in the barrier,
while X-rays and gamma rays is attenuated through photoemission, scattering or pair production। हमारा अगला सवाल है, सबसे ज्यादा जैविक क्षति किन किरणों से होती है? सबसे ज्यादा जैविक क्षति किन किरणों से होती है? विच रेज कॉज द मोस्ट बायोलॉजिकल डैमेज? सबसे ज्यादा जैविक क्षति किन किरणों से होती है? विच रेज कॉज द मोस्ट बायोलॉजिकल डैमेज? ऑप्शन से बीटा किरणें, गामा किरणें, अल्फा किरणें या एक्स रे। बीटा रेज, गामा रेज, अल्फा रेज या एक्स रेज। और इसका सही उत्तर होगा गामा रेज, यानी गामा किरणें। गामा किरणें वह विकिरण है जो अधिकतम जैविक क्षति के लिए उत्तरदायी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गामा किरणों में अत्यधिक भेदन शक्ति होती है, तो ये शरीर के आंतरिक कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है और कोशिकाओं को आयनित कर सकता है। Gamma rays are that notorious radiation that is responsible for the maximum biological damage. This is because gamma rays have immense penetrating power, so it can penetrate the inner cells of the body and ionize the cells. Gamma rays have the smallest wavelengths and the most energy of any wave in the electromagnetic spectrum. They are produced by the hottest and most energetic objects in the universe, such as neutrons, stars, and pulsars, supernova explosions, and regions around black holes. तो गामा रेज का जो वेवलेंथ है बहुत ही छोटा होता है, जिससे ये बहुत ही आसानी से भेदन कर सकता है हमारे शरीर में। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, इन सभी का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। और इसी से हम लोग देख सकते हैं कि जो गामा रेज है इसका वेवलेंथ बहुत ही शॉर्टेस्ट है, जिससे ये फ्रीक्वेंसी, और इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी गामा रेज का बहुत ही हाई है, जिससे ये आराम से हमारे शरीर में भेदन कर सकता है, भेदन करने की शक्ति रखता है। और इससे बाद एक्स रे है, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे है, उसके बाद विजुअल लाइट, और फिर इंफ्रारेड, और लास्ट में रेडियो वेव। और रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा है। और हमारा अगला सवाल है, सामान्य गर्भावस्था में कितनी आयरन की आवश्यकता होती है? सामान्य गर्भावस्था में कितनी आयरन की आवश्यकता होती है? हाउ मच आयरन इज रिक्वायर्ड इन अ नॉर्मल प्रेगनेंसी? सामान्य गर्भावस्था में कितनी आयरन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन से 700 मिलीग्राम, 1200 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम या 1400 मिलीग्राम। 700 mg, 1200 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम या 1400 मिलीग्राम। और इसका सही उत्तर होगा 1000 मिलीग्राम, यानी कि 1000 मिलीग्राम। औसत गर्भावस्था के लिए शरीर को आयरन की आवश्यकता लगभग 1000 मिलीग्राम होती है। हॉलबर्ग ने गणना की कि भ्रूण और प्लेसिंटा में 350 मिलीग्राम आयरन नष्ट हो जाता है, और प्रसव के समय रक्त में 250 मिलीग्राम आयरन नष्ट हो जाता है। इसके अलावा मात्र लाल रक्त कोशिका द्रव्यमान में बड़ी वृद्धि के लिए लगभग 450 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। The body iron requirement of an average pregnancy is approximately 1000 milligram. Hallberg in 1988 calculated that 350 milligram of iron is lost to the fetus and the placenta, and 250 mg is lost in blood at delivery. In addition, about 450 mg of iron is required for the large increase in maternal red blood cell mass. तो हम देख सकते हैं कि भ्रूण और प्लेसेंटा के लिए 350 मिलीग्राम आयरन नष्ट हो जाता है। अब प्रसव के समय जो रक्त निकलता है उसमें 250 मिलीग्राम आयरन नष्ट होता है, और और लाल रक्त कोशिका द्रव्यमान में बड़ी वृद्धि के लिए 450 यानी 450 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1000 मिलीग्राम की आवश्यकता है एक सामान्य गर्भावस्था में। और हमारा अगला सवाल है, माँ के स्तन में दूध के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? माँ के स्तन में दूध के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मदर्स ब्रेस्ट? माँ के स्तन में दूध के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? ऑप्शन से FSH, ADH, स्तन प्रेरक या ऑक्सीटोसिन। FSH, ADH, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन।
और इसका सही उत्तर होगा प्रोलैक्टिन, यानी स्तन प्रेरक। एल्वियोली की कोशिकाओं द्वारा दूध के स्राव के लिए प्रोलैक्टिन आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान रक्त में प्रोलैक्टिन का स्तर उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाता है और दूध के उत्पादन की तैयारी में स्तन तक की वृद्धि और विकास को उत्तेजित करता है। Prolactin is necessary for the secretion of milk by the cells of the alveoli. The level of the prolactin in the blood increases markedly during pregnancy and stimulates the growth and development of the mammary tissue in preparation for the production of milk. और हमारा अगला सवाल है, किस दवा के सेवन से पेशाब का रंग लाल हो जाता है? किस दवा के सेवन से पेशाब का रंग लाल हो जाता है? ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ विच मेडिसिन द कलर ऑफ यूरिन बिकम्स रेड? किस दवा के कारण या किस दवा के सेवन से पेशाब का रंग लाल हो जाता है? ऑप्शन है आइसोनियाजिर, ओमेप्रिजोल, आयरन कैप्सूल या नन ऑफ द अबव। आइसोनियाजिर, ओमेप्राजोल, आयरन कैप्सूल या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा आयरन कैप्सूल। हमारा अगला सवाल है, पहली बार गर्भवती महिला में प्रसव का पहला चरण लगभग कितने समय का होता है? पहली बार गर्भवती महिला के प्रसव का पहला चरण लगभग कितने समय का होता है? अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन वुमेन हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन है 24 आवर्स, 20 आवर्स, 12 आवर्स या नन ऑफ द अबव। 24 घंटे, 20 घंटे, 12 घंटे या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है, पहली बार गर्भवती महिला में प्रसव का पहला चरण लगभग कितने समय का होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 घंटे यानी 12 आवर्स। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो और इसके कंटेंट्स पसंद आए हों। और अगर वीडियो पसंद आया हो, इसका कंटेंट पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने प्रियजनों के बीच इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चैनल पहुंच सके। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।